जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विथ लंबा में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं EMRS हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर और ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर बोल सकते हैं या फिर आप ICT के PIQ 2025 की जो हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में ICT से रिलेटेड जो PIQ पूछे गए थे, जिसकी एग्जाम अभी हाल ही में 1 महीने पहले कंडक्ट करवाई गई थी, उसमें किस प्रकार के PIQ पूछे गए थे। काफ़ी इजी ICT यानी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट क्वेश्चन देखने वाले हैं, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे, और साथ ही साथ हम उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ताकि इन फ्यूचर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके अदर किसी एग्जाम में आते हैं तो वो किसी भी प्रकार से आपके गलत ना हो और उनको आप एग्जाम में अच्छे से राइट कर पाएँ। इससे पहले हमने पहले वाले वीडियो में EMRS में PGT के लिए जो पेपर हुआ था उसके कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको करवाए थे, तो उस वीडियो में आपका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। तो उसी क्रम में आज हम देखने वाले हैं EMRS हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे गए सभी क्वेश्चंस का। इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। जैसा कि उसमें क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया था कि पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बखूबी आपको अच्छे से पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था कि पीडीएफ क्या होता है और पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है। तो सभी को पता होगा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका साथ ही साथ हम देखेंगे इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, ताकि पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी फैक्ट अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से आपको सही कर सकें। ये रहा आपका पीडीएफ का कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन। आप इसको साथ ही साथ पढ़ भी सकते हैं और इसको अच्छे से आप समझ भी सकते हैं। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है। ये एक स्पेशल यानी विशेष प्रकार का फाइल फॉर्मेट होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट को इस तरह सेव किया जाता है जिससे उसका डिजाइन, उसका फॉन्ट, पेज लेआउट, इमेज हर डिवाइस पे एक जैसा दिखाई दे आपको। अगर चाहे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का हो, लाइनक्स का हो या फिर एंड्रॉयड हो, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में वो सेम फॉर्मेट में आपके पास ओपन हो। वहीं अगर हम इसका अगर रियल लाइफ में एग्जांपल देखें, तो कोई भी आपकी वेबसाइट होती है जहां से हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, अपना नोटिफिकेशन देखते हैं, या फिर सिलेबस चेक करते हैं, या फिर ई बुक कोई भी डाउनलोड करते हैं, तो वह अधिकतर मैक्सिमम आपकी पीडीएफ में होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पीडीएफ फाइल होती है आपकी, वो मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो आपका विंडोज का हो, एंड्रॉयड हो, आईओएस हो या लाइनक्स, में बिना बदले एक जैसी दिखाई देती है। इसके अलावा पीडीएफ फाइल को बिना अनुमति की, बिना परमिशन के आप आसानी से कोई चेंजमेंट भी आप उसमें नहीं कर सकते। इसलिए मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिए सबसे सिक्योर फॉर्मेट आपका पीडीएफ फॉर्मेट माना जाता है। तो ये था पीडीएफ का कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, और उससे पहले ये चीज़ आपको कंफर्म होनी चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी देने वाले हैं। तो ओपन सोर्स इसका राइट आंसर तो ये हो जाएगा उबुंटू, और बाकी आपके एप्पल आईओएस, MS विंडोज 10 और मैक ओएस, ये तीनों आपके पेड ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अगर आप इसके जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहेंगे तो आपको उसके लिए कुछ अमाउंट पेड करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब आप उसका जेन्युइन वर्जन आप उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसको पायरेटेड मोड में कुछ यूजर उसको यूज करते हैं, जैसे विंडोज के कुछ यूजर पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। जब आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क करते हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो सिस्टम लगाए जाते हैं, उसमें टोटली आपके जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं। अगर आप फ्री में यूज करना चाहते हैं तो उस केस में वहाँ पे आप उबुंटू चूज कर सकते हैं। तो इसका साथ ही साथ हम देखते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जो सोर्स कोड सभी के लिए ओपन होता है। दैट मीन्स हर कोई यूजर उसको यूज कर सकता है। किसी को
किसी भी प्रकार का कोई अमाउंट पेड करने की जरूरत नहीं होती है, जिसमें कोई भी डेवलपर उसमें आसानी से बदलाव कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। उबुंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लाइनक्स फैमिली से संबंधित है। इसे मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है, यानी कि फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, और किसी भी लाइसेंस शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें किसी भी प्रकार के आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। वहीं हम देखें रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होते हैं, जैसे कॉलेज, स्कूल, सरकारी कार्यालय और सर्वर सिस्टम में उबुंटू का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह सिक्योर और फास्ट और कम वायरस इफेक्टेड वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके अलावा अगर हम देखें, विंडोज, आईओएस और मैक ओएस प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका सोर्स कोड बंद होता है, और इसके यूज के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उबुंटू एक मात्र ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप फ्रीली में बिना ₹1 आप दिए हुए इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये था इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आपसे सबसे अगर असेंडिंग ऑर्डर में चले तो पैन, लैन, मैन और वैन, ये अक्सर हर एग्जाम में नेटवर्किंग के बेसिक फुल फॉर्म है ये हर बार, और क्या क्या इनके यूज होते हैं हर बार किसी न किसी एग्जाम में किसी भी तरह से आपसे पूछी जाती हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पैन क्या होता है, लैन क्या होता है, मैन क्या होता है और वैन क्या होता है। तो मैन की आपसे यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन 1 इसका आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से होती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो पूरे शहर या बड़े क्षेत्र में कई छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। अगर रियल लाइफ में अगर हम इसको देखें, किसी शहर के सभी सरकारी कार्यालय जैसे पुलिस स्टेशन, नगर निगम, विश्वविद्यालय को फाइबर ऑप्टिक्स ओएफसी केबल के माध्यम से जोड़े जाते हैं, वो नेटवर्क आपका मैन कहलाता है। मैन का आकार लैन से बड़ा होता है और वैन से छोटा, जैसे इंटरनेट से छोटा होता है। तो आपको अच्छे से पता होना। इससे पहले वाले में आपसे पूछा था, जो पीजीटी की एग्जाम थी उसमें लैन के बारे में पूछा गया था कि अगर एक रूम में 5 से 10 कंप्यूटरों को जोड़ा जाए तो आप किस नेटवर्क का यूज करेंगे, तो वहां आपका लैन राइट हो जाएगा। वहीं आपसे यहाँ पूछ लिया मैन के बारे में, मैन क्या होता है, तो आपको समझ में आएगा कि मैन नेटवर्क क्या होता है कि जब आपको किसी एक शहर में, एक सिटी में नेटवर्क स्टेब्लिश करना हो तब हम मैन का यूज करते हैं। वही हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर अपना नेटवर्क स्टेब्लिश करना हो तब उस केस में हम वैन का यूज करते हैं। और पैन का यूज कब करते हैं, हम जब पर्सनल यूज के लिए करते हैं, जैसे हम अपने मोबाइल फोन से या लैपटॉप से अगर वाईफाई कनेक्ट करते हैं या फिर ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो वो आपका आ जाएगा पैन में, पर्सनल एरिया नेटवर्क में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पूछा गया कि वेब ब्राउजर इसमें से कौन सा नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज ये आपका वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम ये वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी आपका वेब ब्राउजर है, एमएस एक्सेल ये एमएस एक्सेल आपका वेब ब्राउजर नहीं है। ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एमएस एक्सेल। और ये रहा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। वेब ब्राउजर वह सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर वेबसाइट को खोलने और जानकारी देखने के लिए किया जाता है, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को देखने के लिए हम यूज करते हैं ब्राउजर का। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज का कोई भी सिस्टम होता है उसमें बाय डिफॉल्ट आपका पहले से इंस्टॉल्ड भी रहता है। आपने अक्सर देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एज का, पर मैक्सिमम यूजर इसे यूज नहीं करते हैं। लेकिन आप गूगल क्रोम अच्छे से सुना भी होगा, इसका नाम देखा भी होगा, और इसको यूज भी मैक्सिमम यूजर 90% यूजर गूगल क्रोम यूज करते हैं। वहीं कुछ यूजर मोजिला फायरफॉक्स भी यूज करते हैं। किसी वेबसाइट को अच्छे से रन करने के लिए हम मोजिला फायरफॉक्स का यूज करते हैं। सभी वेब ब्राउजर हैं जिनके माध्यम से हम गूगल, यूट्यूब या सरकारी वेबसाइट आदि ओपन करके देखते हैं। वहीं अगर हम बात करें एमएस एक्सेल की, एमएस एक्सेल एक आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम गणना करने, टेबल बनाने, चार्ट, डेटा एनालिसिस के लिए किया जाता है, जिसमें ब्राउजर का कोई भी हम काम नहीं करते, इसलिए ये वेब ब्राउजर नहीं है। तो आपने समझा होगा। अगर आपको वेब ब्राउजर के अगर और भी एप्लीकेशन हो तो उसका भी पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हो गया, इसके अलावा ब्रेव हो गया। तो आपको अगर इस प्रकार की अच्छे से डीप इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक प्रॉपर आप लिस्ट बना के इनको अच्छे से डीपली आप अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि
द मेन पेज ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड। किसी भी वेबसाइट के जो मुख्य पृष्ठ होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं होम पेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होम पेज। काफी इजी क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि किसी वेबसाइट के फ्रंट पेज या मुख्य पेज को हम क्या बोलते हैं? होम पेज के नाम से जानते हैं। ये है इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो आप साथ के साथ देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं और अपने उसमें कुछ फैक्ट भी ऐड ऑन कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट का जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण पेज होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। अगर रियल लाइफ में देखें तो जब आप किसी भी बैंक या विश्वविद्यालय, सरकारी वेबसाइट को खोलते हैं तो सबसे पहले जो पेज आपको दिखाई देता है वही आपका होम पेज होता है, वही होम पेज आपका कहलाता है। होम पेज से ही अन्य सभी पेज जैसे अबाउट अस, लॉगिन, रिजल्ट, कॉन्टैक्ट आदि के लिंक दिए जाते हैं। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज होती है। जब आप किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पे आपको रिडायरेक्ट करता है वो। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज होते हैं जो हर एक लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो नेक्स्ट पेज पे आपको रिडायरेक्ट करता ले जाएगा धीरे धीरे। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो आपका जो स्टार्टिंग में किसी भी साइट को आप ओपन करते हैं तो जो आपका उसका फ्रंट प्रीव्यू जो खुल के आता है वही आप उसको बोल सकते हैं उसका होम पेज ये होता है। तो काफी इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किसे कंप्यूटर का जनक माना जाता है? काफी इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चार्ल्स बेबेज को हम इसका जनक मानते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार प्रोग्रामेबल मशीनों के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने एनालिटिकल इंजन नामक मशीन डिजाइन की जिसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज की कॉन्सेप्ट मौजूद थी। और आज के मॉडर्न कंप्यूटर की अगर स्ट्रक्चर में देखें उन्हीं के विचारों पर आधारित है। बिल गेट्स सॉफ्टवेयर उद्योग से जुड़े हैं इसलिए उन्हें कंप्यूटर का जनक नहीं माना जाता है। कुछ लोग इनको बिल गेट्स भी किए होंगे इसका आंसर, लेकिन बिल गेट्स सॉफ्टवेयर की दुनिया में उन्होंने नई नई अपने कॉन्सेप्ट दिए थे, ना कि प्रोग्रामिंग के संबंध में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस कौन से हैं, आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस पूछा गया था तो स्पीकर आपका क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। टच पैड आपका हो जाएगा इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है ये पूछा गया है। तो स्पीकर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये आपका आउटपुट डिवाइस है। वहाँ भी हम बात करें टच पैड के थ्रू भी हम इनपुट देते हैं, कीबोर्ड के थ्रू भी इनपुट देते हैं, वेब कैम आपका पिक्चर कैप्चर करता है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पीकर। इनपुट डिवाइस वो उपकरण होते हैं जिसे हम कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं। कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, टच पैड से हम कर्सर चलाते हैं और वेब कैम से वीडियो इनपुट देते हैं। और स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से आने वाली आवाज को बाहर निकालता है, इसलिए वह इनपुट डिवाइस नहीं है, इसलिए वो आपकी आउटपुट डिवाइस में काउंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? वहां पूछा गया था कि इनपुट डिवाइस नहीं है, दैट मीन्स वहां पूछा गया था कि आउटपुट डिवाइस कौन सी। यहाँ डायरेक्ट आपसे पूछा गया कि आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो सीसीटीवी कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर, ये तीनों आपके हो गए इनपुट डिवाइस। वहीं हम बात करें प्लॉटर, ये आपका हो गया आउटपुट डिवाइस। बड़े पैमाने पे जो ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं वो प्लॉटर के माध्यम से किए जाते हैं। राइट आंसर आपका प्लॉटर होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को बाहर निकालती हैं या दिखाती हैं। प्लॉटर का उपयोग हम बड़े नक्शे, इंजीनियरिंग ड्राइंग और आर्किटेक्चर डिजाइन को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। वहीं हम बात करें सीसीटीवी कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं, इसलिए ये इनपुट डिवाइसेज आपकी मानी जाती हैं या बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका पूछा गया था कि हस्तलिखित पाठ या चित्र को सीधे कंप्यूटर में कैप्चर करने वाला उपकरण कौन सा? थोड़ा सा आपको यहाँ पे ट्विस्ट किया गया है। क्वेश्चन में है इनपुट डिवाइस पर निम्न सभी ऑप्शन आपको इनपुट के दिए गए हैं, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा हट के आपसे यहाँ पूछा गया है। अगर थोड़ा सा आप मनन करके इस क्वेश्चन को करेंगे तो इजीली आप इसको ठीक कर देंगे। हस्तलिखित पाठ यानी कोई भी आप लिखा हुआ कंटेंट है या फिर चित्र को सीधे कंप्यूटर पे आप साथ के साथ कैप्चर करेंगे तो उसके लिए क्या आप यूज करते हैं? वेब कैम से आपकी पिक्चर क्रिएट होती है, स्कैनर से आप पेज स्कैन करते हैं, जॉयस्टिक से आप गेम खेलते हैं, जो लाइट पेन होता है, लाइट पेन के थ्रू आप साथ के साथ लिखते भी जाते हैं और कुछ कैप्चर भी करते जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाइट पेन। लाइट पेन के थ्रू आप डायरेक्टली कंप्यूटर में कैप्चर करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा।
एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर सीधे लिखने, चित्र बनाने के लिए किया जाता है। आज के समय में स्टाइलस पेन इसी प्रकार का काम करता है। स्कैनर कागज को बाद में स्कैन करता है, रियल टाइम में नहीं करता। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल राइट है। स्कैनर जो स्कैन करता है बाद में स्कैन करता है, अगर एक्यूरेट रियल टाइम में एक साथ वो स्कैन नहीं करता है। कुछ लोग इसमें स्कैनर भी किए होंगे पर इसका स्कैनर राइट नहीं होगा। इसका लाइट पेन आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इन कंप्यूटर नेटवर्क्स HTTP स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर नेटवर्क में HTTP का अर्थ क्या है? काफी इजी और काफी बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि HTTP के बारे में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई। तो इसके फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन 2 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। काफी इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से देख सकते हैं। HTTP एक प्रोटोकॉल होता है जो जिसके माध्यम से वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में डेटा आदान प्रदान किया जाता है। जब आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपका ब्राउजर HTTP रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर HTTP रिस्पॉन्स देता है। और HTTPS कई बार आपने देखा होगा HTTPS, इसका मतलब होता है सिक्योर, यानी कि ये सुरक्षित एडिशन है इसका HTTP का। अगर S लग जाए तो वहां हो जाएगा इसका सिक्योर। तो अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको HTTP क्या होता है। और HTTPS में अगर पूछ लिया, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है HTTPS में S का मीनिंग क्या होता है, या P का मीनिंग क्या होता है, T का क्या होता है, H का क्या होता है। आपको अच्छे से इसकी कंप्लीट फुल फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एक सिक्योर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। काफी इजी कंप्लीट क्वेश्चन, इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफी इजी क्वेश्चन थे, जिनको हम इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, विंडोज में टेक्स्ट कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट का हम यूज करते हैं? अच्छे से पता है, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C करते हैं, और Ctrl+P आप प्रिंट के लिए करते हैं, Ctrl+V आप पेस्ट के लिए करते हैं, Ctrl+X के थ्रू आप कट करते हैं कंटेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+C। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वही हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो C का उपयोग हम कॉपी के लिए करते हैं। वही हम बात करें किसी नोटिफिकेशन या वेबसाइट से टेक्स्ट चुनकर Ctrl+C दबाते हैं और वर्ड में Ctrl+V पेस्ट करते हैं तो वो एज इट इज आपका कंटेंट पेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी सेवा टेक्स्ट आधारित है? ऐसी सर्विसेज कौन सी है? विच कम्युनिकेशन सर्विसेज इज प्राइमरी टेक्स्ट बेस्ड एंड अलाउ क्विक एक्सचेंज ऑफ शॉर्ट मैसेजेस। ऐसी फैसिलिटी सर्विसेज कौन सी है जिसके थ्रू हम केवल टेक्स्ट भेज सकते हैं, TM के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। उसमें ना किसी प्रकार की पिक्चर होगी, ना किसी प्रकार का वीडियो होगा, उसमें केवल आप टेक्स्ट करते हैं। तो इससे पहले आप जो एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इससे पहले सभी लोगों ने कीपैड वाले फ़ोन यूज़ किए हैं। तो उस टाइम पे आप जब किसी को मैसेज करते तो एक टेक्स्ट SMS करके मैसेज आता था। जब कोई रिचार्ज करवाते थे तो SMS करके एक मैसेज आता था। तो वो टोटल सर्विस थी, वो आपकी टेक्स्ट सर्विस थी। आज भी हम टेक्स्ट सर्विस यूज़ करते हैं पर ना के बराबर हम इसका यूज़ करते हैं। तो अगर मैक्स देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस। पॉडकास्ट के तरह हम वीडियो भी यूज करते हैं, ईमेल के थ्रू हम टेक्स्ट भी करते हैं, लेकिन वीडियो फॉर्म में भी करते हैं और पिक्चर फॉर्म में भी यूज करते हैं। वीडियो कॉल में आप वीडियो फॉर्म में कंप्लीटली यूज करते हैं, उसमें टेक्स्ट यूज नहीं करते, पर वो आपका जो नेचर होता है इसका वीडियो फॉर्म रहने वाला है। केवल ये टेक्स्ट आधारित पूछा तो टेक्स्ट आधारित आपका हो जाएगा SMS। ऑप्शन 4 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें अगर इसका देखें कि एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। SMS का फुल फॉर्म आपका शॉर्ट मैसेज सर्विस। ये मोबाइल फोन पर छोटे टेक्स्ट संदेश भेजने की एक सेवा है। OTP, बैंक अलर्ट, छोटे व्यक्तिगत संदेश, SMS के इसके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपकी क्लाउड स्टोरेज से रिलेटेड, क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है? पेन ड्राइव आप यूज करते हैं, पेन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज का नहीं है। हार्ड ड्राइव HDD ये सेकेंडरी मेमोरी आपकी, और मेमोरी स्टिक ये भी आपका क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल नहीं है। गूगल ड्राइव मैक्सिमम यूजर यूज करते हैं। आपको अच्छे से पता है क्लाउड पे जब कोई भी डेटा होता है उसको हम आसानी से कहीं पे भी कहीं से भी घर बैठे आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप पेन ड्राइव भूल जाते हैं, हार्ड डिस्क कहीं भूल जाते हैं, तो उसमें रखा हुआ डेटा आप कभी भी यूज नहीं कर पाते हैं। इसके लिए इसमें जो फिजिकली फॉर्म में आपका टोटल डेटा स्टोर रहता है पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव और मेमोरी स्टिक में, लेकिन गूगल ड्राइव में आप ऑनलाइन कहीं भी बैठे कहीं से भी आसानी से इसको एक्सेस कर पाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गूगल ड्राइव। क्लाउड स्टोरेज में डेटा इंटरनेट पर सर्वर पर स्टोर होता है। गूगल ड्राइव में आप फाइल अपलोड करके कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, जबकि पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव में फिजिकल स्टोर होता है। इसको आप डायरेक्ट कहीं से भी यूज नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास पेन ड्राइव
होना बहुत मैंडेटरी हो जाती है उसी टाइम, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते। और वहीं गूगल ड्राइव को आप कहीं से भी इसको इजीली एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुरक्षित पासवर्ड का उदाहरण कौन सा है निम्न में से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ द सिक्योर्ड पासवर्ड। हम अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो बैंक की पॉलिसी होती है उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि कोई भी पासवर्ड बनाए तो आप मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें लेटर, कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, सिंबल, ये सब यूज होने चाहिए। तो आप इन ऑप्शनों को अगर देखेंगे तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कंटेंट आपका अपर केस में है भी है, लोअर केस में है, जिसमें कैरेक्टर भी है, डिजिट भी है और स्पेशल कैरेक्टर भी है। तो आप इसमें आसानी से थोड़ा गौर से देखेंगे तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर हैं वो लोअर केस में भी हैं, अपर केस में भी हैं और डिजिट भी हैं इसमें, और नंबर्स भी दिए गए हैं कुछ, और स्पेशल कैरेक्टर भी यूज हैं। तो आप ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सिक्योर पासवर्ड के लिए कंडीशन होती है मिनिमम आपका 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। सेकेंडरी उसमें जो डिजिट और जो कैरेक्टर यूज होंगे वो लोअर केस और अपर केस में होंगे। थर्ड आपके जो इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आपके इसमें यूज होते हैं। तो काफी बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछा गया था पासवर्ड पॉलिसी से रिलेटेड। ये इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। एक सुरक्षित पासवर्ड में आप अक्षर, संख्या और स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, जैसा कि इसमें दिया गया है कि रैंडम और मजबूत पासवर्ड है जिसे अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। बाकी आप रैंडमली नॉर्मल पासवर्ड बनाते हैं ABCD या QWRT, ये एक नॉर्मल और इजीली पासवर्ड है जिसको हर कोई एक्सेस इजीली कर पाता है। तो कभी भी आप पासवर्ड बनाएं, कोई भी अपना अकाउंट ऑनलाइन कोई भी एक्सेस करते हैं तो आप प्रॉपर पासवर्ड पॉलिसी का यूज करते हुए अपना पासवर्ड क्रिएट करें। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला। ICT कैन हेल्प टू रिड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन एजुकेशन। ICT शिक्षा में किससे कम करता है यानी रिड्यूस करता है? कोलैबोरेटिव लर्निंग, डिजिटल डिवाइड, स्टूडेंट एंगेजमेंट, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन को भी कम नहीं करता, स्टूडेंट एंगेजमेंट भी नहीं करता, कोलैबोरेटिव लर्निंग भी नहीं करता। ये करता है डिजिटल डिवाइड को कम करता है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आप इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाए आपका डिजिटल डिवाइड, क्योंकि जो गांव में बैठे बच्चे आज के टाइम में और जो शहर में बैठे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके बीच जो अंतर है वो किसका है, उसको कम करता है, किसे कम नहीं करता। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, यानी ये गैप है इसको दूर करता है। जो आज के टाइम पे आप इजीली एक शहर में बैठे हैं तब भी आप एक्सेस कर पा रहे हैं, एक दूर दराज नॉर्मल गांव में बैठा हुआ बच्चा भी इसको अच्छे से ICT के माध्यम से हर चीज एक्सेस कर पा रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। डिजिटल डिवाइड तकनीकी उपलब्धता में अंतर को दर्शाता है, जो ICT के माध्यम से हम ऑनलाइन क्लास, ई बुक, डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच की दूरी को कम करते हैं। मतलब आज इसकी बदौलत हम शहर में बैठा हुआ बच्चा और गांव में बैठा हुआ बच्चा दोनों एक इक्वल स्टेज पे हम मान सकते हैं। तो ये थे आपके EMRS हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर या फिर इसको बोल सकते हैं ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो हूबहू क्वेश्चन एज इट इज आपको से पूछे गए थे वो हमने इसमें डिस्कस किए, और आपने देखा होगा कितनी इजी क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे गए हैं। इसी प्रकार हर एग्जाम में कंप्यूटर से या फिर ICT आप बोल सकते हैं इससे रिलेटेड इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन आप उसकी अगर प्रॉपर समझ के साथ आप स्टडी करते हैं तो आप उसमें फुल में फुल मार्क आप अचीव कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।